भाई, आजकल काफी व्यस्त दिखते हो। हाँ भाई, मैंने फूड प्रोसेसिंग का अपना काम शुरू किया है। वो कैसे? प्रधानमंत्री एफएमई योजना की मदद से, जिससे मुझे मिला 35% सब्सिडी वाला सस्ता लोन और तकनीकी सहायता भी। मैंने अपने साथ गांव के कई किसानों को भी जोड़ लिया है। सच में सबका विकास की प्रधानमंत्री जी की ऐसी ही सोच से हम सबको मिल रही है मदद और अवसर। वाह भाई, मैं भी इस योजना का लाभ लेना चाहता हूँ। तो आज ही पीएमएफएमई पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन करो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Very good morning to all. I request Ms. Priya to please begin the session. Yes, Meenakshi. Good morning to all of you. My name is Priya Agrawal. I am from Niftim, Thanjavur. I am the host for this session today. I welcome Gautam Das sir for the PMFME awareness session to speak about it. I also welcome the additional director Swapna Devnath ma'am for joining the session, and also the deputy director of Andaman and Nicobar, Mr. Subhashish Bagchi, for attending the section. Thank you, sir. Thank you all of you, and thank you Vijay Rawat sir to joining the session. I welcome you all. Okay, so my slides are visible now. Yes, sir. Okay, so do they start now? All participants are there. So you can start the session. Okay, Participants will join in between. okay, fine. So as at the beginning, let me say good morning to all the officials from PMFME scheme from Niftim Kundli and Niftim Thanjavur, and also from the state government, Department of Industry, Madam Sapna Devnath, and from Andaman and Nicobar Iceland additional directors are, and most importantly, all the participants, the individual farmer, entrepreneur, members from the SHG, FPO, FPC, who are the main important people for today's program, that is PMFME scheme, Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme. So I can recall this scheme was mainly launched in 2020, almost during COVID or pre-COVID time, and initially we have been rigorously involved Sorry in to interrupt you, sir. Sir, session is in Hindi, तो आपको हिंदी में बात करनी है आज Yeah. और बंगाली मिक्स। तो 2020 में ये स्कीम चालू किया गया, मोस्टली कोविड के टाइम में या प्रो कोविड के टाइम में हम लोग इसमें रिगोरसली इन्वॉल्व थे, निफ्टेम तंजावुर, निफ्टेम कुंडली, इन फॉर्मुलेटिंग द गाइडलाइंस ये सब बनाने में। सो बट बिफोर डिस्कसिंग ये स्कीम डिटेल्स में बताने से पहले मैं थोड़ा उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, क्यों ये स्कीम शुरू किया गया, उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, यू नो। सो यू सी, इंडियन इकोनॉमी इज बेसिकली अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां में हमारा सर्विस सेक्टर मेन है, 54% जीडीपी सर्विस सेक्टर से आता है। इसके बाद इंडस्ट्री है, जहां में ऑलमोस्ट 25%, 26% आता है, एंड एग्रीकल्चर ऐसा एक सेक्टर है जहां में ऑलमोस्ट 20% ऑफ आवर जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। और एग्रीकल्चर का अगर हम लोग पैटर्न देखेंगे कि इनिशियली आफ्टर इंडिपेंडेंस ना, क्या हम लोगों का बहुत सारे इश्यूज था एग्रीकल्चर में, फूड ग्रेन शॉर्टेज था, बट ड्यू टू दिस थिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड अदर हाई एंड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, आज हम लोग फूड सफिशिएंट कंट्री, एंड हम लोग ग्लोबल फूड सप्लाई चेन में एक हब ऑफ फूड प्रोडक्शन हम लोग कंसिडर किया जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस क्राइसिस पीरियड ऑल्सो, कि हम लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में या मिडिल ईस्ट में, बहुत जगह में हम लोग फूड सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए व्हीट वगैरह और दूसरा कमोडिटी हम लोग सप्लाई कर चुके हैं, कंटिन्यूसली कर रहा है। सो दिस इज द स्टेटस ऑफ इंडिया नाउ। एवरीबॉडी इज लुकिंग इंडिया एज ए हब फॉर फूड। तो आजकल प्रेजेंटली इंडिया का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 296 मिलियन टन्स, ऑयल सीड 33, एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन 331 मिलियन टन्स, एंड मीट एंड मिल्क में इनफैक्ट हम लोग नंबर 1 है, 187 मिलियन टन्स। तो ये इशू आजकल प्रोडक्शन में इतना है नहीं, बट हम लोग ये नहीं सोच सकते कि फ्यूचर में भी फूड प्रोडक्शन में इशू नहीं आएगा, क्योंकि
एग्रीकल्चर का जो चैलेंजेस है कि हमारा जो पॉपुलेशन है 1.58% पर एनम से बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट हम लोग चाइना को क्रॉस कर चुके हैं, नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। एक इशू है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर्व हमेशा आप जितना भी इनपुट यूज कीजिए, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर्व हमेशा अपवर्ड्स नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा। इसके बाद जितना भी आप इनपुट यूज कीजिए तो प्रोडक्शन घटते जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका बाद हमारा सॉइल हेल्थ डिग्रेडेशन है। अपर जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट है, ये रन ऑफ वाटर इरोशन का वजह से ये डिप्लीट हो रहा है, तो ये एक अनदर इशू है सॉइल हेल्थ। देन हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड डिक्रीजिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन नॉर्मली भी कि कल्टिवेबल लैंड और जो इरिगेटेड लैंड है इतना प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, जितना होना चाहिए। इसके बाद मार्जिनल लैंड होल्डिंग बढ़ रहा है कि आप जान रहे हो बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड फ्रॉम फोरफादर टू जनरेशन, ये स्मॉल होते जा रहा है धीरे धीरे। सो ये मार्जिनल लैंड होल्डिंग आप आजकल देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर में कि 85% जो लैंड होल्डिंग है ये लेस देन 1 हेक्टर है। इसका वजह से क्या हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स स्मॉल क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है स्कैटर्ड एरिया में बिकॉज ऑफ दिस मार्जिनल होल्डिंग। उसका वजह से क्या है, एग्रीगेशन का डिफिकल्टी हो रहा है, और एग्रीगेशन नहीं होने से प्रोसेसिंग का भी दिक्कत होता है ना। कॉस्ट इफेक्टिव स्केलेबल प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग बना नहीं सकते। क्लाइमेट का ऑब्वियसली इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर में, ह्यूमन का ऊपर, एनिमल का ऊपर, और जो क्रॉप का ऊपर, इसका जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्लाइमेट का बहुत सारा इम्पैक्ट है। एंड वेस्टेज इन द सप्लाई चेन, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सप्लाई चेन है कि फार्म से लेके ये कंज्यूमर का प्लेट तक आने में फूड जो ट्रेवल करता है, लाइक प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड देन होलसेलिंग, रिटेलिंग, अल्टीमेटली वो कंज्यूमर के पास आता है। तो इन द होल सप्लाई चेन में क्या हो रहा है, एट ईच एंड एवरी स्टेज हम लोग वेस्टेज कर रहे हैं फूड, एंड मैक्सिमम वेस्टेज देखा गया कि स्टोरेज में होता है, स्टोरेज में। सो दिस इज अनदर कंसर्न कि हम लोग जितना प्रोडक्शन कर पा रहा है उसका हम लोग उसको बहुत सारा 30 to 40% स्पेशली इन केस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटी हम लोग ये सप्लाई चेन में वेस्टेज हो रहा है। देन अनदर चैलेंज है कि हम लोग एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं बना पा रहा है। इसका वजह से जो फार्मर है आज एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लूज कर रहा है कि कोई नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा भी आजकल नेक्स्ट जनरेशन फार्मर बने ना, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ इनपुट इतना बढ़ गया है कि अल्टीमेटली जो सेल करता है प्रोडक्शन, जो आउटपुट है वो मेनी केसेस में ऐसा देखा गया है कि इतना फायदेमंद नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ इनपुट या यूनिट ऑपरेशन इतना बढ़ गया। तो दिस इज द चैलेंज, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन एग्रीकल्चर इज ह्यूज चैलेंज। तो इस चैलेंज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखा गया कि हम लोग आजकल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर जोर देना पड़ेगा, जिसमें हम लोग रिसोर्सेज जो है, वाटर हो गया, लैंड हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, या ये जो रिसोर्सेज एग्रीकल्चर में यूज होता है उसको सस्टेनेबली यूज करना पड़ेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक और जो अदर कंजर्वेटरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसके ऊपर जोर देना पड़ेगा। एंड हम लोगों को वेस्टेज जो हो रहा है वैल्यू चेन में, सप्लाई चेन में, उसको मिनिमाइज करना है और वैल्यू एडिशन की तरफ जोर देना है, क्योंकि हर एक क्रॉप का जितना वैल्यू एडिशन होगा उतना सारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा एंटरप्रेन्योरशिप का, है रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में। एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ वैल्यू चेन, हो सके ये फार्म लेवल में हो, प्रोसेसर लेवल में हो, या स्टोरेज कोल्ड चेन लेवल में हो, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में हो, कंज्यूमर रिटेल लेवल में हो, हर एक लेवल में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा अगर हम लोग वैल्यू एडिशन करें क्रॉप का। सो इसलिए और सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और मोस्ट इंपोर्टेंटली कि ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स है उसको वैल्यू चेन के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप का तरफ जोड़ना पड़ेगा। सो दैट एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी not only in processing, in services also, agro-based services also, and ancillary like storage, processing, packaging, at transportation, at each and every level हम लोग वैल्यू चेन का एट ईच एंड एवरी लेवल हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ द गवर्नमेंट कि हम लोग वैल्यू एडिशन करें और हम लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी में। तो
प्रोसेसिंग का अगर बात करेंगे, ये आप सब लोगों को पता है कि ये नॉट ओनली प्रोसेसिंग मीन्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू सम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। इसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग भी हो सकते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी भी हो सकते हैं। आप सिंपली ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग करें और उसको अच्छा क्वालिटी में आप लोग पैकेजिंग करके उसको डिलीवरी करें। दैट काइंड ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑल्सो कम्स अंडर फूड प्रोसेसिंग, यू नो। सो अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया का अगर देखेंगे तो ये 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। और इसमें जो रिटेल सेक्टर है वो 70% कंट्रीब्यूट करता है। और अगर इंडिया में टोटल इंडस्ट्री जो है 20% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 26%, तो उसमें हम लोग देखा गया कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज द 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री, है ना, इंडिया में। और ये 19% वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है और 14% इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड 10.66% ग्रॉस वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर ये प्रोड्यूस करता है। By 2025, it is projected कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया का 535 बिलियन यूएस डॉलर में पहुंच जाएगा। एंड ऑर्गेनाइज फूड बिजनेस, खास करके जो फूड डिलीवरी बिजनेस है, ये बहुत सारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है इंडिया में। तो हम लोग अगर देखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग के ऊपर गवर्नमेंट जोर दे रहा है, इंडस्ट्री स्मॉल, मीडियम, माइक्रो एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ऊपर जोर दे रहा है। क्यों जोर दे रहा है? कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है फॉर द लास्ट 10 to 15 ईयर्स, ये डबल डिजिट ग्रोथ रेट में ये चलते आ रहा है। जैसे कि 10 to 12% एनुअल ग्रोथ रेट, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट अचीव कर रहा है। एंड दैट ग्रोथ इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द राइजिंग कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। आप लोग जानते हैं कि इंडिया में मिडिल क्लास पॉपुलेशन का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो इंक्रीज हो रहा है ट्रिमेंडसली, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि बाहर का जितना भी कंपनी है ये इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कि इंडिया में जो डिमांड क्रिएट हो रहा है कंज्यूमर की तरफ से, इसी वजह से। तो आदमी का आजकल क्या है, जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, टाइम कम है एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। इसी वजह से जो ट्रेंड टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड बढ़ गया है। लोग आजकल मिनिमम टाइम में रेडीमेड फूड खाना चाहता है। सो दैट इज अनदर सोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो अगर फूड प्रोसेसिंग का डिफरेंट सेक्टर देखेंगे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन, ऑयल सीड, डेयरी, मेरीन एंड मीट एंड एग में हम लोग इधर नंबर 1 है या नंबर 2 है। इनफैक्ट मिल्क में हम लोग नंबर 1 है प्रोड्यूसर। बट अनफॉर्चुनेटली प्रोसेसिंग का अगर बात देखेंगे कि ऑन एन एवरेज हमारा प्रोसेसिंग 10% होता है। मैक्सिमम मिल्क में 37, फिशरीज में 12%, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में 2% एंड मीट एंड पोल्ट्री में ओनली 1%। ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं कि 10% इंडिया में प्रोसेसिंग होता है, जबकि अदर डेवलप्ड कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन, यूरोप में या अमेरिका में या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आप मान लीजिए, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, जापान, वहां में 70 to 80% प्रोसेसिंग होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो प्रेजेंटली 10% प्रोसेसिंग है, उसका अगर हम लोग 30 to 35% अगर लेके जा सकते हैं तो कितना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। ये मेनली दैट विल बी ह्यूज बूस्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी, है ना। तो गवर्नमेंट का यही एम है कि ये जो सनराइजिंग सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग, उसमें जो डबल डिजिट ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन करना है और उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेट करना है। और जो प्रोसेसिंग लेवल है 10% है, उसको बढ़ा के 30 to 35% अगले 5-10 साल में करना है, ताकि हमारा इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी में। और हमारे जो ओवरऑल जो इंडियन इकोनॉमी का जो टारगेट है कि हम लोग अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अभी हमको जर्मनी को क्रॉस करना है, इसके बाद जापान को क्रॉस करना है, इसके बाद हम लोग चाइना के साथ कॉम्पीट करना है। इन दैट टुवर्ड्स दैट गोल फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। तो अगर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे इंडिया में, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज द कॉन्टेक्स्ट व्हाई हम लोग के पीएमएफएमई स्कीम शुरू किया है। हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड है, मेजोरिटी एकदम 90% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जिसमें 25 लाख एंटरप्राइजेस आर अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनरजिस्टर्ड। वो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, लाइसेंसिंग नहीं है, कितना अच्छे से कैसे पैकेजिंग करना है, क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है, ये सब कुछ नॉलेज इसके पास एकदम बिल्कुल ही नहीं है। बट देखा गया है कि यही अनऑर्गेनाइज्ड यूनिट है, ओनली 7% इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में करते हैं। एंड जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो लोग सिर्फ 3% मिलता है। बट 74% एम्प्लॉयमेंट, 12% आउटपुट एंड 27% ऑफ द वैल्यू ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये आता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से।
सो आप इजीली सोच सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट कम है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट भी कम है, बट एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट जनरेशन इज ह्यूज फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये रूरल एरिया में ज्यादा फैमिली बेस्ड 80% एंड 66% इन रूरल एरिया एंड फैमिली बेस्ड एंटरप्राइजेस आर देयर। ये अनऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स का जो मेन इशू है कि लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी है, स्किल लिमिटेड है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस वो लोगों के पास नहीं है, एंड इंस्टीट्यूशनल, खास करके इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वो लोगों के पास बहुत ही कम है ना, ब्रांडिंग नहीं है, एंड दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द एफिशिएंट सप्लाई चेन नेटवर्क। कहाँ में बेचना है, कहाँ में वो लोगों को अच्छे से दाम मिलेगा, ये सब कुछ वो लोग जानता नहीं है, क्वालिटी भी बहुत ही खराब है। सो दीज आर द इशू फॉर द unorganized, unregistered food processing entities in India, है ना। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि हमारे पास बहुत सारे स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि एमओबीसीटी स्कीम है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंडर में हमारा मेगा फूड पार्क है, मिनी फूड पार्क स्कीम है, हमारा कोल्ड चेन स्कीम है, देन यूनिट स्कीम है जिसमें इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग मैक्सिमम 5 करोड़ तक सब्सिडी सैंक्शन करता है। ये सब वगैरह वगैरह बहुत सारे स्कीम है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर में। पर देखा गया वो जो स्कीम है वो जो हमारा मार्जिनलाइज फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस है अनऑर्गेनाइज, वो लोगों को ज्यादा इतना बेनिफिट नहीं दे पा रहा है, ये देखा गया। तो ये सोच के हमारा मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में खास करके स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को हेल्प करने के लिए ये पीएमएफएमई स्कीम शुरू किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस स्कीम। तो बेसिक एम ऑफ द पीएमएफएमई स्कीम इज टू जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसको ऑर्गेनाइज्ड करना। तो वो लोगों इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में एक्सेस देना है एफपीओ एफपीसी और इंडिविजुअल को, वो लोगों को कॉमन सर्विसेज फैसिलिटी वो लोगों को क्रिएट करने में मदद करना है, वो लोगों को एक्सेस टू प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सपोर्ट थ्रू टेक्निकल इंस्टीट्यूट का थ्रू टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए ये अनदर एम है। इसके बाद हमारा जितना ये टारगेट लिया गया कि जितना इनिशियल स्टेज में कि 2 लाख इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स को हम लोग को फॉर्मल फ्रेमवर्क में लाना है थ्रू क्रेडिट सपोर्ट, सब्सिडी सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल सपोर्ट एंड मार्केटिंग ब्रांडिंग सपोर्ट। इस तरह से सपोर्ट का द्वारा 2 लाख को हम लोग 2 लाख अनऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स को हम लोग को फॉर्मल सेक्टर में लाना है। दैट इज द बेसिक एंड प्राइमरी एम ऑफ दिस स्कीम। नाउ इसमें इनिशियली क्या देखा गया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच एडॉप्ट किया गया है, मतलब हर एक जो कंट्री का हर एक स्टेट से या यूनियन टेरिटरीज है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक प्रोडक्ट या एक एक क्रॉप सिलेक्ट किया गया है फॉर गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। बट बहुत सारा स्टेज में ये कंप्लेन आया कि लोग कुछ करना चाहता है बट जो करना चाहता है, जो क्रॉप में करना चाहता है वो क्रॉप ओडीओपी में लिस्टेड नहीं है। तो बाद में ये ओडीओपी स्कीम हटा दिया, ओडीओपी जो गाइडलाइंस से हटा दिया। नाउ एंटरप्रेन्योर कैन अप्लाई अंडर दिस स्कीम, अदर देन ओडीओपी भी अप्लाई कर सकता है ना। सो इसमें क्या है 10,000 करोड़ रुपीस जो है ये 5 इयर्स में अलॉट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और जो फाइनेंशियल शेयरिंग पैटर्न है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% बेयर करेगा एक्सपेंडिचर एंड स्टेट गवर्नमेंट 10% करेगा इन स्पेशली इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एंड अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्या करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% बेयर करेगा एंड स्टेट गवर्नमेंट 40% जो एक्सपेंडिचर है बेयर करेगा। एंड आउट ऑफ दिस टोटल बजट 10% जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए ईयरमार्क किया गया है, SC/ST पॉपुलेशन के लिए भी, एंड जो SHG है, FPO है, कोऑपरेटिव है, ये सब जो ग्रुप है वो लोगों के लिए भी प्रोविजन रखा गया है कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज क्रिएट किया जाए। नाउ ये स्कीम में बेनिफिट क्या क्या होगा जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है या जो ग्रुप एंटरप्रेन्योर है वो लोगों के लिए। देखिए, एक है न्यू जो एंटरप्रेन्योर है, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, वो लोग नया एंटरप्राइज खोलने के लिए भी ये स्कीम में अप्लाई कर सकेंगे। एंड दोज एंटरप्रेन्योर हु आर
who have existing business, जिसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, लेकिन वो लोग चाहता है कि अपना बिजनेस को अपग्रेड करना है, नया नया मशीनरी लगाना है या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो लोग भी अपग्रेडेशन का तहत ये स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस फॉर अपग्रेडेशन हम लोग क्या करते हैं, अंडर पीएमएफएमई स्कीम 35% ऑफ सब्सिडी देता है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% सब्सिडी क्रेडिट लिंक सब्सिडी देते हैं। उसमें मैक्सिमम जो सीलिंग लिमिट है वो 10 लाख तक है। मान लीजिए किसी ने 30 लाख का एक प्रोजेक्ट डीपीआर सबमिट किया है, तो उसमें 35% अगर मान लो तो मैक्सिमम 10 लाख तक उसको मिलेगा। अभी मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ का प्रोजेक्ट सबमिट किया है, फिर भी उसको 10 लाख ही मिलेगा, क्योंकि 10 लाख मैक्सिमम लिमिट है ना। और इसके बाद जो ग्रुप है, जैसे कि एफपीओ है, एसएचजी मेंबर है, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर किया है या कंपनी एक्ट में रजिस्टर किया गया है, इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एसएचजी फेडरेशन, वो लोग भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ग्रांट 35% तक, टोटल प्रोजेक्ट का 35% तक हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ग्रांट देते हैं अंडर पीएमएफएमई स्कीम। इसके बाद जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर एसएचजी ग्रुप है उसको 40,000 तक सीड कैपिटल असिस्टेंस देते हैं, मेनली फॉर वर्किंग कैपिटल ये करने के लिए, है ना, वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए ₹45,000 तक हम लोग एसएचजी को पर मेंबर देते हैं। इसके बाद सपोर्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये एसएचजी को भी मिलता है, कोऑपरेटिव को भी मिलता है, एफपीओ को, एफपीसी को मिलता है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जितना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वो लोगों को भी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर या इंक्यूबेशन फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए हम लोग ये पीएमएफएमई स्कीम के अंडर में असिस्टेंस देते हैं। तो उसमें क्या है, ये कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर या इंक्यूबेशन फैसिलिटी जो क्रिएट होगा अंडर पीएमएफएमई स्कीम, वो दूसरा लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए या रेंटल बेसिस में यूज करने के लिए देने के लिए ये क्रिएट होगा, है ना। इसीलिए ये कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद दिया जाता है पीएमएफएमई स्कीम का अंडर में। तो जैसे देखा गया, ये जो स्कीम कंपोनेंट में ऑलरेडी बता चुका है, इंडिविजुअल के लिए या ग्रुप के लिए असिस्टेंस है कि वो लोगों को जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं मिल रहा है, क्रेडिट गैप है, वो दूर करने के लिए, एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए, ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट ट्रेनिंग का टर्म्स में हो सकता है या प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में हो सकता है। इसके बाद ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट के लिए भी हम लोग मदद करते हैं ना, फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉमन ब्रांड एंड मार्केटिंग चैनल, उसके लिए भी ये स्कीम में मदद किया जाता है। मार्केटिंग टाई अप करने के लिए मदद किया जाता है, रिटेल चेन का साथ लिंक करने के लिए मदद किया जाता है ना। एंड सपोर्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि मैंने बताया, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कॉलेजेस हो सकता है, यूनिवर्सिटीज हो सकता है ना, सो वो सब इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए थ्रू क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर, वो हम लोग मदद करते हैं। तो वो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, किसका, लोगों का, जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है या एसएचजी एफपीओ मेंबर्स है, वो लोगों को इन टर्न दे गिव ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट, है ना, कैसे प्रोडक्ट बनाना है, कैसे उसका स्टोरेज शेल्फ लाइफ बढ़ाना है, पैकेजिंग कैसे करना है, उस तरह से चीजों का ट्रेनिंग एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट करता है वो स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो सेम चीज है कि इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के लिए जो मैंने बताया कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर के लिए हेल्प किया जाता है, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है इंडिविजुअल, उसमें वो लोग इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फार्म भी हो सकता है या पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड फार्म भी हो सकता है ना। बट द क्राइटेरिया इज दैट कि अभी ओडीओपी नहीं है, उसका स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस उठा दिया है, बट ओडीओपी होने से मतलब जिसका डिस्ट्रिक्ट में जो क्रॉप प्रेफरेबल है अंडर ओडीओपी, वो होने से ज्यादा प्रेफरेंस देगा। अगर मान लीजिए किसी ने ओडीओपी का बिना दूसरा क्रॉप में भी अप्लाई किया है फॉर न्यू एंटरप्राइजेस एंड फॉर एक्सपेंशन, तो उसी केस में भी मदद किया जाएगा। बट आप लोगों को ध्यान देना है कि जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर अप्लाई करेगा, इसमें वो लोगों का जो एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो लेस देन 10 होना पड़ेगा, एंड एज मोर देन 18 ईयर्स होना पड़ेगा, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 8 पास होना पड़ेगा, है ना। एंड एक फैमिली से एक मेंबर को ही मदद दिया जाएगा अंडर इंडिविजुअल कैटेगरी अंडर पीएमएफएमई स्कीम।
एंड वो लोगों को विलिंगनेस होना पड़ेगा कि हमारा जो एग्जिस्टिंग फैमिली बेस्ड एंटरप्राइज है उसको फॉर्मलाइज करे, उसको अच्छे से ट्रेनिंग लेके अच्छे से बिजनेस चलाए। एंड जो एंटरप्रेन्योर है कि मैंने जो बताया कि आउट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 35% सब्सिडी मिलेगा, हाँ, बट रिमेनिंग जो मनी है वो फ्रॉम ओन कंट्रीब्यूशन एंड फ्रॉम लोन मैनेज करना पड़ेगा। आप इसमें गाइडलाइंस में ये है कि मिनिमम 10% जो है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो ओनर्स का जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है वो लोगों का तरफ से आना पड़ेगा, मिनिमम 10%। 35% आएगा सब्सिडी से, मिनिमम 10% आएगा एंटरप्रेन्योर की तरफ से, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचा रहेगा वो लोन लेना पड़ेगा, है ना, फ्रॉम सम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये प्रोजेक्ट जो बनाएगा इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, उसमें आप लोग लैंड का कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर सकते। बट मान लीजिए आप कोई फैसिलिटी रेंटल लिया है, कोई बिल्ट इन स्पेस या रेडीमेड बिल्डिंग अपने रेंटल लिया है, तो वो जो रेंटल चार्जेस है फैसिलिटी का वो आप लोग डीपीआर में इंक्लूड कर सकते हैं, अदर देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट एंड मशीनरी एंड जो चीजें हैं वो सब कुछ आप लोग उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बट लैंड कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर सकते। सो ये इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर का क्राइटेरिया है। अभी ग्रुप एंटरप्रेन्योर, जैसे कि आज आप लोग एफपीओ, एफपीसी से भी बहुत सारा, एसएचजी से भी, कोऑपरेटिव से भी बहुत सारे लोग, अंडमान एंड त्रिपुरा से आप लोग पार्टिसिपेट किया होगा, आई एम श्योर। तो वो लोगों के लिए क्या है असिस्टेंस एंड प्रोविजंस अंडर दिस स्कीम कि आप लोगों को 35% तक क्रेडिट लिंक कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी आपको मिलेगा। एंड मैक्सिमम जो लिमिट है, मान लीजिए आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मैक्सिमम 10 करोड़ होना पड़ेगा, मैक्सिमम जो लिमिट है उसमें 35% सब्सिडी अगर मान लो तो 3 करोड़ तक मैक्सिमम आपको मिलेगा, है ना। सो ये सब जो चीजें हैं आप लोग सिविल कंस्ट्रक्शन में या मशीनरी में, ये सब चीजों में आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये ग्रुप जो एफपीओ, एफपीसी, एसएचजी, कोऑपरेटिव एसएचजी, अंडर दिस स्कीम आप लोग अप्लाई कर सकते हो फॉर गेटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी अप टू 35, अप टू मैक्सिमम 3 करोड़ तक। तो इसका अलावा आप लोग एंटायर वैल्यू चेन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, मान लीजिए किसी को प्राइमरी पैकिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग फैसिलिटी क्रिएट करना है, मान लीजिए किसी को वेयर हाउस या कोल्ड चेन फैसिलिटी क्रिएट करना है, वो सब चीज के लिए भी, मतलब एंटायर वैल्यू चेन में अगर बाकी अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी हो उसके लिए भी आप लोग एसएचजी या एफपीओ मेंबर आप लोग अप्लाई कर सकते हो अंडर पीएमएफएमई स्कीम, है ना, अंडर दिस ग्रुप कैटेगरी। एंड आप लोग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, जैसे कि स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट कर रहा है तो आप लोग भी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट उस केस में जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर क्रिएट होगा तो वो आप लोग खुद तो यूज करोगे, बट आप लोग वो दूसरा जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है या दूसरा लोग जो है प्राइवेट प्लेयर्स, वो लोगों को भी आप लोग रेंटल बेसिस पे आप लोग को देना पड़ेगा यूज करने के लिए। इसका यही मतलब है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, है ना, कि वो दूसरा लोग भी उसको यूटिलाइज कर सके ताकि ये फुल कैपेसिटी यूज हो ना, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट या कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है तो वो अंडर यूटिलाइज्ड कभी रह नहीं सकता, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है ना। तो इसमें क्या है, मिनिमम टर्नओवर 1 करोड़ होना पड़ेगा जो एफपीओ एफपीसी है। एंड वो लोगों जो क्रॉप में या प्रोडक्ट में वो लोग प्रपोज कर रहे हैं डीपीआर प्रोजेक्ट, उसमें वो लोगों का मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। एंड दे मस्ट कंट्रीब्यूट 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका मिनिमम 10% वो एफपीओ एंड एसएचजी की तरफ से मिनिमम 10% फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आना पड़ेगा। एंड जो मार्जिन मनी है, बेसिकली जो 25% मार्जिन मनी डीपीआर में हम लोग बनाते हैं, ये मार्जिन मनी बेसिकली फॉर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट के लिए ये यूज होता है। तो वो जो वर्किंग कैपिटल आप कहाँ से खरीदोगे, उसका जो फाइनेंस कहाँ से आएगा, बेसिकली मार्जिन मनी, वो आप लोग एफपीओ एफपीसी खुद को मैनेज करना पड़ेगा। वो ये डीपीआर में आप मार्जिन मनी वर्किंग कैपिटल के लिए आप लोग डीपीआर में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अगर गवर्नमेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब दे देगा अंडर दिस स्कीम, बट उसको चलाना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ठीक तरह से मेंटेन करना ताकि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्टर्बेंस ना हो, वो आप लोगों को इंश्योर करना है। वर्किंग कैपिटल के लिए ये स्कीम में नहीं दिया जाएगा।
और जैसे कि बताया एसएचजी अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो पर एसएचजी मेंबर सीड कैपिटल ग्रांट 40,000 पर मेंबर दिया जाएगा। तो हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि हर एक एसएचजी में मान लीजिए 10-15 लोग है एसएचजी मेंबर, तो हर एक एसएचजी मेंबर तो फूड प्रोसेसिंग में काम नहीं करता है ना, कोई हो सकता है कि बेम्बू में, पोटरी में या दूसरे कुछ चीजों में काम कर रहा होगा। तो जो मेंबर वो एज ए होल एसएचजी को दिया जाता है पर मेंबर, और एसएचजी एज ए होल एसएचजी का वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग पर मेंबर को वो लोग बाद में एक्सटेंड करता है, जो लोग खास करके फूड प्रोसेसिंग में काम कर रहा है, पर पर्सन 40,000 करके। बट मान लीजिए कोई एसएचजी कोई कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोसेसिंग यूनिट बनाना चाहता है, तो वो लोग भी एज ए होल एसएचजी हम लोग 35% तक का हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी हम लोग दे देते हैं। उसका भी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख तक है। जैसे कि इंडिविजुअल का लिमिट 10 लाख तक है, तो एज ए होल एसएचजी अगर अप्लाई करेगा कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, उस केस में भी मैक्सिमम 10 लाख तक सब्सिडी का लिमिट रखा गया है। 35% आई मीन मैक्सिमम 10 लाख तक एसएचजी को भी मिल सकता है फॉर फूड प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए। सो ये ग्रुप एंटरप्रेन्योर के लिए ये फैसिलिटी दिया गया है, ग्रुप एफपीओ एसएचजी एफपीसी के लिए ये है। सो हाउ टू अप्लाई, कि मान लीजिए हम इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है या हम लोग ग्रुप में है एफपीओ एसएचजी में, तो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? तो उसमें क्या है, हमारा ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जो हमारा पीएमएफएमई का पोर्टल क्रिएट किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो हमें इंडिविजुअल हो या आप लोग ग्रुप एंटिटी हो, तो आप लोग क्या करोगे, ऑनलाइन जाके पीएमएफएमई पोर्टल में आप लोग रजिस्टर करोगे पहले, और उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना खुद का यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग एक एक करके अपना इंफॉर्मेशन आप लोग फिलअप करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो उस स्कीम के अंडर में। तो इंडिविजुअल यूनिट को डीपीआर का प्रिपरेशन का जमा देना पड़ेगा, डीपीआर अपलोड करना पड़ेगा, एंड ऑल दिस ट्रेनिंग दे हैव टू गेट बिफोर। और बैंक से जो आप लोग 10% लोन लेना है, तो दैट लोन ऑल्सो, लोन अप्रूवल लेटर यू हैव टू कीप रेडी, आप लोगों को रेडी रखना पड़ेगा कि आप लोग जब ऑनलाइन अप्लाई करोगे ये डीपीआर एंड लोन अप्रूवल लेटर ऑल दिस थिंग्स आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीजें इंडिविजुअल और ग्रुप के लिए भी सेम तरह से एप्लीकेबल है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए जो सपोर्ट है, हमने ये जो पहले बोला है, अदर देन इंडिविजुअल, अदर देन ग्रुप, सो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए भी खास तरह से मदद किया जाता है इंडिविजुअल को या एफपीओ, एफपीसी, एसएचजी को, कोऑपरेटिव को, एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल जो क्रिएट किया गया है अंडर स्टेट गवर्नमेंट, हो सकता है स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन का हो या स्टेट रूरल डेवलपमेंट का अंडर में कोई स्पेशल मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है, तो वो लोगों को हम लोग मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए भी हम लोग हेल्प करते हैं, है ना। इसमें क्या है, टोटल जो एक्सपेंडिचर आएगा मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए, उसका टोटल एक्सपेंडिचर का 50% हम लोग अंडर दिस पीएमएफएमई स्कीम बियर करते हैं गवर्नमेंट, है ना। सो उसमें कॉस्ट शेयरिंग रेशियो 60 to 40% होता है सेंट्रल स्टेट, अगर नॉर्थ ईस्ट में हो तो ये 90 to 10% होता है ना। सो ये चीजें हैं मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए। अभी मान लीजिए मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए आप लोग किस तरह से मदद मिलेगा, लोगों का मन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, लोगो डिजाइन करना है, पैकेजिंग मटेरियल को आप लोग अच्छे तरह से उसको डिजाइन करना है, लुक देना है, इंफॉर्मेशन, लुक एंड एवरीथिंग, आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना है, आपको मान लीजिए प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन करना है, आपको मान लीजिए किसी को कि आप मार्केट स्टडी करना है, मार्केट रिसर्च करना है, तो उसमें भी आपको एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो सकता है, उसके लिए भी आप लोगों को ये स्कीम का अंडर में मदद मिलेगा फाइनेंशियल। आपको पैकेजिंग मटेरियल को आपको डेवलप करना है या आपको ये सब करना है, प्रिंटिंग करना है, वेयर हाउसिंग या स्टोरेज फैसिलिटी के लिए भी आपको मदद मिलेगा। सो इस तरह का, आप मान लीजिए आप मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग खुद नहीं कर रहे हो, आप कोई थर्ड पार्टी को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, तो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने में जो एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट है, वो कॉस्ट भी आपको इस स्कीम का अंडर में आप लोग जो कॉस्ट है वो आप इंक्लूड कर सकते हो गवर्नमेंट से असिस्टेंस के लिए अंडर पीएमएफएमई स्कीम। तो प्रोमोशनल एक्टिविटी, मान लीजिए आप ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हो, अपना कोई ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हो, या आप ऑफलाइन प्रमोट कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग ऑफलाइन कर रहे हो, न्यूज़पेपर में कर रहे हो, मैगजीन में कर रहे हो, या दूसरा तरीके से कर रहे हो,
तो बोथ फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आप प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए आपको जो एक्सपेंडिचर जाता है उस एक्सपेंडिचर को भी ये स्कीम के अंडर में कवर कर सकते हैं ना। सो सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड ट्रेनिंग लेना है एफपीओ एफपीसी मेंबर को, तो उस केस में भी फाइनेंशियल मदद स्कीम के अंडर में मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल को स्ट्रेंथन करने के लिए किस तरह से मदद मिलेगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम में बोला, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो अंडर इन ए पर्टिकुलर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, तो वो लोग मान लीजिए कॉमन फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर बनाना है, तो ऑलरेडी वो अप्लाई कर सकते हैं अंडर दिस स्कीम, ये मैंने ऑलरेडी बताया। तो उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग देगा लोगों को, तो उसमें क्या है, नेशनल लेवल एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आईसीआर इंस्टीट्यूट से, निफ्टेम कुडली, निफ्टेम हरियाणा, या डिफरेंट इंस्टीट्यूट से सीएसआईआर के अंडर में या आईसीआर के अंडर में, वो लोग क्या किया है, जो मास्टर ट्रेनर है वो लोग हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, डेयरी, जो मेजर सेक्टर्स है वो सब सेक्टर्स में हम लोग मास्टर ट्रेनर को ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। सो मास्टर ट्रेनर को कौन सिलेक्ट किया है, जो स्टेट लेवल नोडल एजेंसी है, जैसे कि त्रिपुरा का केस में स्टेट लेवल नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री से गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का तरफ से भी स्टेट लेवल नोडल एजेंसी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है। हाँ, सो ये इंडस्ट्री जो नोडल एजेंसी है मास्टर ट्रेनर को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका है, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है या आईसीआर इंस्टीट्यूट ऑलरेडी ये लोगों को ट्रेनिंग दे चुका है ना। इसके बाद जो मास्टर ट्रेनर है वो लोग ने फर्दर क्या किया है, जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो रिसोर्स पर्सन है या डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर है, वो लोगों को भी मास्टर ट्रेनर ने ट्रेनिंग दिया है। तो वो जो स्टेट लेवल नोडल एजेंसी है वो लोग सिलेक्ट करता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल रिसोर्स पर्सन कौन होगा, है ना। सिलेक्शन करने के बाद वो लोगों को मास्टर ट्रेनर ने ट्रेनिंग दिया हुआ है ना। इसके बाद क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल रिसोर्स पर्सन है या डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर है, वो लोग क्या क्या है, वो लोग ने डायरेक्टली जो ग्रास रूट लेवल में हमारा जो एंटरप्रेन्योर है, जो एसएचजी एफपीओ मेंबर्स है, वो लोगों को ट्रेनिंग दे चुका है, ट्रेनिंग देते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे कि हमारा जो मेनली ट्रेनिंग कैसे देते हैं, नाउ द क्वेश्चन इज ट्रेनिंग कैसे देते हैं। ट्रेनिंग वो लोग खुद भी दे सकता है, या जो बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग के लिए क्रिएट किया गया है कि हर एक स्टेट में स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट क्रिएट किया गया है, वो जैसे कि हमारा त्रिपुरा का केस में जो स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, सेम वे में अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए भी स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर है जो पोर्ट ब्लेयर में है ना। वो जो एंटरप्रेन्योर है ग्रास रूट लेवल डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग देते हैं ना, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग, फॉर ऑल दोस थिंग्स दे गिव द ट्रेनिंग। सो ये मोटा मोटी मैकेनिज्म है, ये ट्रेनिंग का मैकेनिज्म फ्रॉम अप टू बॉटम। तो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के बारे में अगर हम कुछ बोले, तो ये रिसोर्स पर्सन शुड बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट नोडल एजेंसी, जैसे कि बताया स्टेट नोडल एजेंसी सिलेक्ट करेगा कौन डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन होगा। सो उसका एक क्राइटेरिया है कि रिम्यूनरेशन है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का, पार एंटरप्रेन्योर को वो सिलेक्ट करेगा, उसको ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग में मदद करेगा या बैंकिंग लिंकेज करेगा, उसके हिसाब से वो लोगों को 20,000 पर एंटरप्रेन्योर मिलता है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन को। तो वो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन जो है, दे आर फर्दर इम्पार्टेड ट्रेनिंग बाय द स्टेट नोडल एजेंसी, है ना। स्टेट नोडल एजेंसी या स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है, वो लोग डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन को ट्रेनिंग देता है, या मास्टर ट्रेनर भी ट्रेनिंग देता है। किसमें देता है, जो स्कीम रिलेटेड डिटेल्स है, क्रेडिट कैसे लेना है, क्रेडिट कैसे एंटरप्रेन्योर को क्रेडिट लिंकेज देना है बैंक के साथ, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, हो सकते हैं एफएसएसआई, ट्रेड लाइसेंस, म्यूनिसिपलिटी लाइसेंस एंड एफएसएसआई लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वो सब कुछ जो लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन है वो सब कैसे कराना है एंटरप्रेन्योर को, वो सब के बारे में भी डीआरपी को जो नोडल एजेंसी है ट्रेनिंग देता है। तो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के बारे में ट्रेनिंग देता है। सो दिस इज द पैटर्न हाउ द डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन विल बी ट्रेन्ड बाय द स्टेट नोडल एजेंसी, एंड उसके बाद वो लोग फर्दर जो डायरेक्टली जो एंटरप्रेन्योर है वो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो क्राइटेरिया कौन डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर बन सकता है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग में अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर अगर किसी को अपॉइंटमेंट करना है, जो सम क्राइटेरिया के 2 इयर्स का
मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, यूजी या डिप्लोमा डिग्री होना पड़ेगा फूड प्रोसेसिंग में, फूड इंजीनियरिंग में, फूड साइंस में, या रिलेटेड जो रिलेवेंट रूरल डेवलपमेंट सब्जेक्ट है और रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग, इस तरह से नॉलेज जिसके पास है वो लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल रिसोर्स पर्सन या डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर बन सकते हैं ना। सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करने के लिए जो ट्रेनर ऑलरेडी है, जो 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, जो लोग रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में काम कर चुके हैं, एनआईआरडी या स्टेट रूरल डेवलपमेंट के अंडर में काम कर चुके हैं, वो लोगों को हम लोग एज ए ईडीपी ट्रेनिंग हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं फॉर हेल्पिंग द ग्रास रूट लेवल एंटरप्रेन्योर। यही चीज है। और जो मैकेनिज्म क्या है, अगर हमें त्रिपुरा के बारे में बात करो, ऑब्वियसली हमारा जो त्रिपुरा में जो स्टेट लेवल नोडल एजेंसी है वो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है। ये स्टेट में ये स्कीम चला रहा है। और स्टेट लेवल जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है लेम्बुछरा में। और स्टेट लेवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी जो है यूनिट है वो है एसपीए कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड। सो ये स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। तो कोई भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है जिसको ये स्कीम में अप्लाई करना है, तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर है, लेमैन है, वो लोग जानता नहीं है कि कहाँ में जाना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। उसके लिए वो लोग को फर्स्ट क्या करना है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल रिसोर्स पर्सन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर असाइन किया गया है बाय द स्टेट नोडल एजेंसी, वो लोगों के साथ कांटेक्ट करना है। तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल रिसोर्स पर्सन जो इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर हो या एफपीओ हो, एफपीसी हो, वो लोगों को आइडेंटिफाई करेगा। करने के बाद वो लोगों को डीपीआर बनाने में मदद करेगा। नाउ डीपीआर बनाने में मदद कैसे जो करेगा उसमें क्या है, हमारा जो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट लाइक निफ्टेम है, हम लोग बहुत सारा ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप कैटेगरी में हम लोग रिसोर्स मटेरियल डेवलप किया है ड्यूरिंग दिस फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम कोविड पीरियड टिल नाउ एवरीथिंग इज फिनिश्ड। ऑल दोस रिसोर्स मटेरियल जैसे कि डीपीआर है ना, मान लीजिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैटेगरी में क्या क्या चीजें हैं, डिफरेंट फ्रूट्स होगा, डिफरेंट वेजिटेबल्स होगा, इसमें हम लोग डीपीआर प्रिपरेशन कर चुके हैं। क्या प्रोडक्ट होगा बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डीपीआर। इसके बाद फूड सेफ्टी गाइडलाइंस क्या होगा, पैकेजिंग गाइडलाइंस क्या होगा, हर एक तरह का जो रिसोर्स मटेरियल है वो लोग हम लोग डेवलप करके हम लोग हमारा वेबसाइट में दिया हुआ है। तो मान लीजिए कोई इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर खुद डीपीआर बनाना चाहता है, उसको कुछ मिनिमम नॉलेज है, तो हमारा वेबसाइट में जाके भी आप लोग डीपीआर, एक मॉडल डीपीआर मिलेगा, उस मॉडल डीपीआर देख के आप लोग अपना हिसाब से उसको मॉडिफाई करके डीपीआर बना सकते हो। अगर आप नहीं बना सकते हो, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल रिसोर्स पर्सन है वो लोग आप लोगों को डीपीआर बनाने में मदद करेगा, है ना, अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट लेवल नोडल एजेंसी। तो आप लोग डीपीआर बना लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, बैंक लिंकेज क्रिएट करना है ना। आपका जो मिनिमम 10% बैंक आपको लोन कंपोनेंट आपको अरेंज करना है, उसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन आप लोगों को मदद करेगा बैंक का साथ लिंक करने में। तो आप बैंक का लोन के लिए भी आप लोग अरेंजमेंट कर लिया, आप डीपीआर भी रेडी हो गया। इसके बाद आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन आपको मदद करेगा, और अगर उसमें कोई डिफिकल्टी है तो स्टेट नोडल एजेंसी का गाइडेंस में आप लोग कॉन्टेक्ट करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इंडिविजुअल एंड एफपीओ एफपीसी मेंबर्स, है ना। दिस इज द प्रोसेस। अगर हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा अंडमान एंड निकोबार में बहुत सारे रिसोर्सेस है, खास करके मेरीन रिसोर्सेस है, ट्यूना एंड अदर मेरीन फिशरीज रिसोर्सेस एबंडेंटली अवेलेबल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसके बाद हमारा प्लांटेशन क्रॉप्स है ना। इसके बाद हमारा स्पाइसेस है। सो वो सब प्लांटेशन, स्पाइसेस एंड कैश क्रॉप में या मेरीन फिशरीज रिसोर्सेस में हम लोग डीपीआर बना के हम लोग अंडर पीएमएफएम स्कीम इंडिविजुअल या एफपीओपीसी अप्लाई कर सकते हैं फॉर न्यू एंटरप्राइजेस आल्सो एंड फॉर एक्सपेंशन ऑफ existing enterprises also। तो इसमें नोडल एजेंसी इन केस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आल्सो नोडल एजेंसी इज डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री मिडिल पॉइंट पोर्ट ब्लेयर में सिचुएटेड है। एंड स्टेट लेवल जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो है CIARI, सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पोर्ट ब्लेयर में सिचुएटेड है। वहां में आप लोगों को ट्रेनिंग मिल जाएगा। तो दिस इज द स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट लेवल में स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा चीफ सेक्रेटरी सर होता है, इसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इसके बाद बहुत सारा मेंबर होता है, इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंस,
हर एक डिपार्टमेंट का लोग मेंबर होता है ये कमेटी का। सो वो लोग फाइनली सिलेक्ट करता है किसको देना है किसको नहीं देना है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन होता है, इनिशियली जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर या एफपीसीएफपीओ को आइडेंटिफाई करके वो जो लिस्ट है चीजें है डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के पास जाएगा अंडर हिज चेयरमैनशिप। ऑल अदर पीपल्स आर देयर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड अदर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से है ना। तो वो लोग सिलेक्ट करके फिर स्टेट लेवल में भेजते हैं। अंडमान में भी सेम स्ट्रक्चर है। अंडमान में चीफ सेक्रेटरी एट द स्टेट लेवल में है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में है डेप्यूटी कमिश्नर, है ना। सो द mechanism and institutional structure both at district level and state level are the same. People will be different. So that contact number, who is the exact contact number that you will get from your respective state government website or state government, no, उसके पास मेरा पास डिटेल कॉन्टेक्ट नंबर है नहीं। सो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग कमिश्नर एंड अदर पीपल्स एज ए मेंबर है। सो जैसे कि बताया कि त्रिपुरा के लिए ओडीपी में जो लिस्टिंग किया गया है, ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट में मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग, नॉर्थ त्रिपुरा में टी, धलाई में मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट, खोवाई में राइस बेस्ड प्रोडक्ट, पॉप राइस, चीरा, स्नैक्स, गोमती में मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग, बेकरी, वेस्ट त्रिपुरा में सिपाही जिला में डायरी बेस्ड प्रोडक्ट एंड साउथ त्रिपुरा में बेकरी प्रोडक्ट। सो इनिशियली ये चीज ओडीओपी फिक्स किया गया है, बट आजकल ये चीजें स्ट्रिंजेंट नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि आप लोग सोचिए कि कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए कि आपको 300 दिन चलाना पड़ेगा मिनिमम, या 280 डेज चलाना पड़ेगा। तो 280 डेज अगर आपको एक यूनिट चलाएंगे तभी वो यूनिट सस्टेनेबल होगा, है ना, अदरवाइज नहीं होगा। तो 280 डेज चलाने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए थ्रू आउट द ईयर। तो आप लोग एक प्रोडक्ट या एक क्रॉप का बेसिस पे अगर मशीन परचेस करेंगे या यूनिट लगाएंगे तो आपका यूनिट कभी भी सस्टेनेबल नहीं होगा। तो इसलिए ये सोच के, और कभी कभी ये देखा गया कि लोग कुछ करना चाहता है बट वो ओडीओपी में वो चीज नहीं है, तो ये सब चीज देखा गया, इसके वजह से ओडीओपी अभी उठा दिया है। अभी लोग कोई भी चीज करना चाहता है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर न्यू एंड फॉर एक्सपेंशन। बट आपको ध्यान देना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट में जो क्रॉप अवेलेबल है उसको आप मेन क्रॉप रखिए आपका प्रोसेसिंग आपका डीपीआर में, एंड बाकी अदर जो क्रॉप है जो सप्लीमेंट्री इनकम जनरेट करेगा, है ना, उसको आप एक सब्सिडरी क्रॉप या सब्सिडरी प्रोडक्ट आपका डीपीआर में इंक्लूड कीजिए। तो ऐसा होने से क्या होगा, देयर विल बी मिक्स्ड ऑफ क्रॉप एंड मिक्स्ड ऑफ प्रोडक्ट वेराइटी, रेंज ऑफ प्रोडक्ट विल बी देयर इन ए डीपीआर, जिसमें ओडीओपी क्रॉप मेन रहेगा एंड बाकी सप्लीमेंट्री एंड अदर रिलेटेड क्रॉप रहेगा जो आपका क्लस्टर में एरिया में अवेलेबल है। उससे क्या होगा, आपका जो यूनिट है, आप छोटा सा यूनिट खोलिए अंडर इंडिविजुअल कैटेगरी, या मान लीजिए आप एज ए ग्रुप एफपीओ एफपीसी लार्ज कैपेसिटी आप प्रोपोज किया है, उसमें क्या होगा कि आपका यूनिट मैक्सिमम 80 to 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा। यही होना चाहिए। आपका अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 30, 40, 50% होगा तो आपका यूनिट एकदम वायबल ही नहीं होगा, है ना। सो ये चीज आपको ध्यान देना है आपको जब आप डीपीआर बनाएंगे, है ना। वैसा डीपीआर आप कोई भी आप कहीं से भी जाए बना देंगे, लेकिन आपको देखना है कि हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, कहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा, एंड आप एग्रीगेशन कैसा होगा, प्रॉपर्ली एग्रीगेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या होगा। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप उसको कैसे मार्केटिंग कर पाओगे। अगर प्रॉपर मार्केटिंग लिंकेज नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट करके भी फायदा नहीं है। So before that, market research is also very important for anybody, for small, medium and large scale, any unit. You have to have marketing research also before starting your business, you know. So that is equally important. तो अंडमान एंड निकोबार के लिए क्या है, निकोबार के लिए कोकोनट, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लिए कोकोनट एंड साउथ अंडमान के लिए मेरीन प्रोडक्ट्स है ना। जैसे कि मैंने बताया प्लांटेशन एंड मेरीन रिसोर्सेस आर द मेन रिसोर्सेस फॉर आवर अंडमान एंड निकोबार। तो इसके अलावा इसको अगर मेन क्रॉप रख के आप सब्सिडरी चीजें भी, स्पाइसेस वगैरह भी आप अगर इंक्लूड कर दे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको पता चलना चाहिए कि आप जो कॉमन फैसिलिटी कॉमन मशीनरी यूज कर रहे हो, दैट मशीनरी शुड बी यूजफुल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, है ना। अगर हो सकते कोकोनट के अलावा अदर प्लांटेशन क्रॉप्स भी है ना, या आप स्पाइसेस भी अगर आप उसको प्रोसेसिंग कर पाया। अगर मान लीजिए मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि मशीनरी शुड बी कॉमन, उसमें मल्टीपल क्रॉप प्रोसेसेबल करने का कैपेसिटी या यूजफुलनेस होना चाहिए, तभी जाके आपका यूनिट सस्टेनेबल होगा। और मेरीन में आपको बहुत सारा मेरीन वेराइटीज है, मेरीन फिशरीज है,
मेरीन ट्यूना से लेके बहुत सारा जो फिश या मेरीन एनिमल्स है जिसको आप प्रोसेसिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा आई मीन नो अंडमान के लिए मेरीन रिसोर्सेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारा अंडमान एंड निकोबार में हम लोग देखा कि देयर इज नो डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम अंडमान टू अदर कंट्रीज। उसके लिए क्या है, उसको विशाखापत्तनम या चेन्नई पोर्ट में आके क्लियरेंस लेना पड़ता है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सो फॉर दैट, फॉर एक्सपोर्ट क्लियरेंस when they come to Chennai or other विशाखापत्तनम या अदर जो सी पोर्ट है, उसमें उसका एक्सपेंडिचर या जो कॉस्ट है बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट अगर ये प्रोविजन रखे कि फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार इटसेल्फ गवर्नमेंट गिव्स परमिशन फॉर एक्सपोर्ट क्लियरेंस, तो उसमें एंटरप्रेन्योर को बहुत सारा कॉस्ट फायदा हो जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट, है ना। और इसके अलावा जो हार्वेस्टिंग के लिए, फिश हार्वेस्टिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बोट्स वगैरह है, या जो मीडियम एंड स्मॉल कैपेसिटी बोट है, वो लोग में इसमें से कैसे सब्सिडी दे सकते हैं। आई मीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बोट्स है वो, ताकि हमारा जो हार्वेस्ट है वो अच्छा हो सके बाय preserving the natural resources also, but not allowing the over harvesting of the resources। ये सब कुछ भी ध्यान देना पड़ेगा। एंड ये देखा गया है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है बाहर का एंटरप्रेन्योर, तो लैंड मिलना, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेटेजिक एरिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, कि हमारा जो चैलेंजेस आ रहा है आउटसाइड में से चाइना या अदर कंट्रीज में से, उसके लिए हम लोग क्या है, फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस, कि हमारे जो आर्मी या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्वेस्टमेंट के लिए एंटरप्रेन्योर को, नया एंटरप्रेन्योर को या आउटसाइड एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड का परमिशन नहीं देते। सो वो सब जो चीजें हैं, लैंड अवेलेबिलिटी का जो इश्यूज है, वो सबको ध्यान देके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ध्यान देना पड़ेगा कि अंडमान में कि फूड प्रोसेसिंग को एनकरेज करने के लिए, कि हम लोग अगर इंडिविजुअल को अगर लैंड अलॉट नहीं करते सपोज, तो एटलीस्ट कॉमन जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, इस तरह से अगर क्रिएट कर पाए, वो भी एक अच्छा बेनिफिशियल होगा, है ना। तो ये सब चीज ध्यान देना है, खास करके अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए। बाकी जो पीएमएफएमई स्कीम है उसका अंडर में वो लोग तो अप्लाई कर ही सकते हैं, है ना। तो हेल्पलाइन, हाँ, ये हेल्पलाइन नंबर भी है कि हमारा हर एक स्टेट में जो एंटरप्रेन्योर अगर किसी से इंक्वायरी करना है कि वो लोगों को दिक्कत हो रहा है कि ट्रेनिंग कैसे लेना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे डीपीआर बनाना है, वो सब चीज के लिए ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है हमारा स्टेट जो रेस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर्स है ना, तो वो लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करके आप लोग अपना सोल्यूशन कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑल्सो you can contact these officials, no, from director of industry till up to the district level officials। तो मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग मान लीजिए कोई किसी को अप्लाई करना है, तो आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ में लिंक दिया हुआ है ना, इंडिविजुअली एफपीओ एफपीसी को अप्लाई करना है, यहाँ में लिंक दिया हुआ है कि पीएमएफएमई स्कीम के अंडर में ये लिंक है। आप एमओपीएम का वेबसाइट में जाइए और जाने के बाद जो पीएमएफएमई सेक्शन है वहां में क्लिक करने से ये होम पेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ये आ गया होम पेज पीएमएफएमई का, जो आप वेबसाइट में जाके भी आप ढूंढ सकते हो पीएमएफएमई का। Sorry to interrupt you, sir. Sir, page is not visible. Home page. It's not visible? No, sir. You can. मैं So only लिंक PPT में is. मैं PPT लिंक is. में क्लिक किया था। हाँ. So only PPT is available, visible. ओके ओके, तो मैं इस तरह से बता रहा हूँ, अगर विजिबल नहीं भी हो। Sir, you have to share the screen of that link. शेयर स्क्रीन ना? Yes, sir.
ऑलरेडी तो शेयर ही है। ये आपने पीपीटी का किया है सर, उसका अलग से होता है शायद, देखो आपके में ऑप्शन होगा। कैसे करें? ओके, शेयर द स्क्रीन ना। हाँ हाँ। अभी आ रहा है? यस सर। अभी आ रहा है, ओके। सो मैंने क्या किया, वो जो लिंक में क्रिएट किया, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो हमारा पीएमएफएम का ये पेज आ गया है ना। इसके बाद लॉगिन सेक्शन में आप देखिए, मैंने पॉइंट आउट किया, लॉगिन सेक्शन में आप ये करके एप्लीकेंट लॉगिन पर्सन में आपको क्लिक करना है, जैसे कि मैंने क्लिक किया है ना। क्लिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट पेज आएगा, मैं दिखा रहा हूँ, ये नेक्स्ट पेज आएगा। अभी देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, लॉगिन बोल के है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। इसमें मेरा ऑलरेडी यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट किया गया है, तो मैं आपको अपना देखिए, हम आपको दिखाएंगे। अभी मान लीजिए किसी का है नहीं, वो न्यू है, तो उसको क्या है, राइट साइड में जो साइन अप ऑप्शन है, वहां में जाके क्लिक करके अपना आपको रजिस्टर करना है। करने के बाद आप भी सेम तरीके से जैसे कि मैंने अभी एंटर कर रहा हूँ, आप कर सकते हो। तो मैं अपने आप को इधर में एंटर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पासवर्ड देखिए, ये यूजर आईडी देखिए, 67523370112 FTAN 123, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि मैंने अपना आईडी एंड पासवर्ड देके एंटर किया है, ये मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, कौन सा लिंक में जाके। तो मैंने अपना आईडी एंड पासवर्ड देके एंटर किया हूँ। इसके बाद आप देखेंगे वेलकम प्रोसीड्यूर फॉर अप्लाइंग थ्रू एमआईएस पोर्टल, स्टेप 1। इसमें आपको एफपीसी का जो एप्लीकेशन है उसमें आपको क्लिक करना है। देखिए आप लेफ्ट साइड में एफपीसी का एप्लीकेशन होगा, है ना। उसमें क्लिक करके आपको एक एक करके इंफॉर्मेशन देना है। स्टेप 2 में क्या है, डिटेल्स। द टेप कंसिस्ट ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एफपीओपीसी। एफपीओपीसी के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है कि आपका एफपीओपीसी क्या काम कर रहा है, रजिस्टर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, लोकेशन क्या है ना। आपका फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस का डिटेल्स देना है, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या है, आप कितना साल से बिजनेस कर रहे हो, आपका पर ईयर टर्नओवर कितना है। इसके बाद आपका प्रोपोज्ड न्यू और प्रोपोज्ड अपग्रेडेशन प्लान क्या है ना। आप आपका जो अपग्रेडेशन प्लान है, या मान लीजिए आप न्यू प्रपोज कर रहे हो, उसमें आपका प्लान क्या है, आप क्या करना चाहते हो, प्रोडक्ट का प्रोफाइल क्या होगा, आपका प्रोसेसिंग लाइन क्या होगा, आप कौन सा प्रोडक्ट करना चाहते हो, आपका प्रोडक्ट वाइज इन्वेस्टमेंट क्या होगा, उसमें सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मशीनरी के लिए कितना। इसके बाद आपका कॉन्टीजेंसी का अमाउंट कितना होगा, आपका जो इनिशियल जो लाइसेंसिंग के लिए, बाकी इनिशियल पर्पस के लिए क्या होगा। इसके लिए आपका जो आधार चीजें है, जैसे कि आपका आधार एसेट्स है, कंप्यूटर होगा, टीआर केबल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, ये सब के लिए कितना है, अदर देन मशीनरी, वो सब कुछ आप लोग एंटर करोगे, है ना। इसके बाद आपका लैंडिंग बैंक कौन सा होगा, है ना, आप कौन सा बैंक से, एसबीआई या दूसरा कुछ, कौन सा बैंक से आप लोन ले रहे हो, उसका आपका जो लोन अप्रूवल लेटर है, वो सब कुछ आपको रेडी रखना है, अपलोड करना है। सो ऑल दोस थिंग्स, डीपीआर से लेके जो लोन अप्रूवल लेटर है, एवरीथिंग आपको रेडी रखना है आपका पास अपलोड करने के लिए। तो जब आप एफपीसी का एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोग जाओगे, है ना, सब कुछ रेडी रख के, इसके बाद आप एक एक करके अपना इंफॉर्मेशन ऐसा भरते रहेंगे, है ना, डिटेल्स आप भरते रहेंगे। भरने के बाद आपका ये सब कुछ है ना दिया हुआ है, आप भरते रहेंगे, एड्रेस वगैरह, पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर, एफएसएसआई। देखिए आप इधर में देखने से भी आपको पता चल जाएगा कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना पड़ेगा। अदर देन लोन अप्रूवल एंड डीपीआर, आपको रजिस्ट्रेशन रेडी रखना पड़ेगा, आपको जीएसटी, पैन नंबर, एफएसएसआई लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, उद्योग आधार का नंबर,
ये सब कुछ आपको ऑलरेडी रेडी रखना पड़ेगा ताकि आप अप्लाई करने के टाइम में आप इमीडिएटली आप अप्लाई कर सको, है ना। इसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपको रेडी रखना है, जिसमें आपका सब्सिडी पोर्शन आएगा, है ना। वो सब कुछ चीज आपको रेडी रख के आपको सेव करना है, प्रोसीड करना है। इसके बाद एक एक करके जो भी चीज आपके पास आते जाएगा, है ना, आप जब अप्लाई करोगे, फिलअप करोगे, उसके बाद सेव करके जो प्रोसीड होते जाओगे, तो एक एक के बाद सब चीज आएगा, आने के बाद सब कुछ एंटर करने के बाद आप फाइनली उसको सबमिट करोगे। तो उस सबमिशन प्रोसेस में हो सकते हैं आप इंडिविजुअली कर नहीं पाओगे, उस प्रोसेस में आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल रिसोर्स पर्सन है या डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर है वो आप लोगों को मदद करेगा, है ना। उसके लिए आप लोगों को चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं है। So this is the scheme basically aimed for assisting the हमारा जो small and micro food processing enterprises को help करने के लिए for establishing new enterprise and for expansion of existing enterprise करने के लिए हम लोग ये स्कीम चालू किया है अंडर द आत्मनिर्भर भारत initiative. So that is all I wanted to tell all of you. And आप लोग अगर क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग ऑब्वियसली पूछ सकते हो। और अगर हमसे भी नहीं पूछना है, हमसे ज़्यादा अच्छा जानता है स्टेट लेवल नोडल एजेंसी कि वो लोग पिछले 1-2 साल से उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। सो दे आर हैविंग आई थिंक मोर एक्सपीरियंस, स्पेशली डीलिंग विद द कॉम्प्लिकेसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, है ना। इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या दिक्कत आ रहा है उस बारे में नोडल एजेंसी या डिस्ट्रिक्ट लेवल रिसोर्स पर्सन आप लोगों को बहुत से अच्छे से मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for such a wonderful presentation. पार्टिसिपेंट्स को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या अपनी क्वेरी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे साथ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए हर एक स्टेट में ट्रेनिंग देने के लिए स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है ना। अंडमान में भी है, त्रिपुरा में भी है, आसाम में भी है, हर एक जगह में है। मान लीजिए अगर किसी को डायरेक्टली निफ्टेम में ट्रेनिंग लेना है, कुंडली या निफ्टेम थांजावुर या सीएफटीआरआई में लेना है, वो लोग भी आप लोग इंडिविजुअली अपना इंटरेस्ट से आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो निफ्टेम थांजावुर का 2 रीजनल सेंटर है, जो नॉर्थ इंडिया में भटिंडा में है और नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में है, वहां में भी त्रिपुरा का पार्टिसिपेंट्स आके, एंटरप्रेन्योर आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग हमेशा ओपन हैं। और हम लोग सिर्फ पीएमएफएम स्कीम नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग एमओबीसीडी स्कीम, आरकेवीवाई स्कीम, एपर्ट का प्रोजेक्ट में, नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट में, एनआरएलपी में, हर एक एटलीस्ट 15 to 16 सेंट्रल एंड स्टेट सेक्टर स्कीम में इम्प्लीमेंटेशन में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हम लोग हेल्प कर रहा है अभी तक, है ना। तो दैट इज ऑल। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज। Thank you, Dr. Gautam. I am Sapna Devnath from Department of Industries and Commerce, Government of Tripura. Yes, ma'am. Good morning. This was a wonderful presentation and a detailed, elaborate thing you have described just now, and it was really, I think, a brainstorming session for all the new groups and individuals as well. Just wanted to know, because in Tripura, you are well aware, because in Tripura we don't have that hands-on capacity training facility. Sometimes they want to get some training so that they can do the practicals, but here we don't have that facility. We are of course trying to set up one incubation center in bakery line and confectionery line, but still not established yet. So Guwahati is our nearest location, and if from government side also we want to send for some training, and if individually also, can you please briefly mention what are the modalities, what will be the fees, or it is a free of cost, residential or not? Just few information which will help us also. Thank you. Yes, ma'am. Our agriculture college, their facility is not functional now, till now. Pardon? Our agriculture college, Lembuchara, so Yeah. their facility is not functional till now. No, that is actually for their colleges. Basically, Okay. it is for their college students only. So far, we have not sent anyone, and that type of facility also is not available. It is an agriculture university, not much of food processing related things.
Okay. So just for an exposure visit or some hands-on training that is required. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So as I told ना मैम कि हमारा जो ये मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ सबका समझने के लिए कि हमारा जो ये गुवाहाटी सेंटर है ये 2010 में एस्टेब्लिश हुआ है. So since 2010 till 2023 we have come a long way, no, in terms of infrastructure facility, but unfortunately this is a rented building. We could not still get land ना, हम लोग अभी लैंड नहीं मिला, बट वो भी रेंटेड फैसिलिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग लाइन है, स्पाइसेस प्रोसेसिंग लाइन है, डेयरी प्रोसेसिंग लाइन है, बेकरी प्रोसेसिंग लाइन है, सम पल्सेस प्रोसेसिंग मिल है, इस तरह का फैसिलिटी है. तो हम लोग 2013 से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को. कोई भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर हो, एसएचजी, एफपीओ, एफपीसी या स्टेट गवर्नमेंट का डिफरेंट डिपार्टमेंट को, एनआरएलपी को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं. तो ट्रेनिंग ऐसा होता है ना मैम कि ट्रेनिंग 1 डे से लेके 1 मंथ तक हो सकता है. तो कितना ड्यूरेशन होगा दैट विल डिपेंड ऑन वी कैन हम उन लोगों के साथ डिस्कस करके जो लेना चाहता है कि आपका एरिया में क्लस्टर में कौन सा क्रॉप अवेलेबल है. मान लीजिए कोई बोलता है हमारे पास ये 4 क्रॉप्स अवेलेबल है, तो उस 4 क्रॉप के लिए हम लोग देखते हैं कितना 5 डेज का या 10 डेज का कितना होगा, कितना दिन का ट्रेनिंग हो सकता है. तो म्यूचुअली वी डिसाइड द ड्यूरेशन, है ना, तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेनिंग, है ना, या एजेंसी. तो उसमें अगर हमारा इंस्टीट्यूट में अगर ट्रेनिंग लेना है तो उसका जो कॉस्ट है, ट्रेनिंग कॉस्ट है, ये 590 पर पर्सन पर डे. तो 590 पर पर्सन पर डे होता है. ये हमारे जो तमिलनाडु में है एकेडमिक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है वो लोग ने डिसाइड किया है, वही रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं. तो यहाँ में ये प्रॉब्लम है जैसे कि मैंने बताया कि हमारा रहने का फैसिलिटी नहीं है, रेंटेड बिल्डिंग है. हमारा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो प्रोसेसिंग मशीनरी के लिए है ना, एंड ट्रेनिंग एंड इंक्यूबेशन सेंटर है, एंड मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासरूम है जहाँ में स्मार्ट बोर्ड वगैरह, इंटरनेट फैसिलिटी, एंड एट ए टाइम वी कैन एकोमोडेट 40 पीपल एट ए टाइम वी कैन एकोमोडेट फॉर गिविंग ट्रेनिंग. ट्रेनिंग ऐसा होता है, ट्रेनिंग होता है थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली. इनिशियली हम लोग थ्योरी डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसी थ्योरी का हम लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रैक्टिकली देते हैं एंटरप्रेन्योर को. तो ट्रेनिंग का चार्ज हमने बता दिया और ट्रेनिंग का ड्यूरेशन भी हम लोग म्यूचुअली फिक्स करते हैं. और जो रहने का फैसिलिटी है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, उसके लिए हमारा हमेशा ही दिक्कत होता है कि हम रहने का फैसिलिटी, रहने का खाने का नहीं दे पाता है. उसके लिए क्या है, अगर मान लीजिए मैम त्रिपुरा से कोई आना चाहता है तो खानापाड़ा में जो हमारा वेटरनरी कॉलेज है वहाँ में फार्मर्स ट्रेनिंग हॉस्टल है, या मान लीजिए खानापाड़ा में एनआईआरडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एनआईआरडी का जो रीजनल सेंटर है खानापाड़ा में, वहाँ में भी फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग हॉस्टल है, वहाँ में भी रह सकते हैं. यह इसके अलावा मैम मान लीजिए हमारा जो ऑफिस है गुवाहाटी में भांगागर में, वहां से वॉकिंग डिस्टेंस में त्रिपुरा भवन है, जो रामकृष्ण आश्रम रोड है. वॉकिंग भी करेंगे तो मेरे ख्याल से 10 मिनट में वॉकिंग में त्रिपुरा भवन में जा सकते हैं. तो मान लीजिए आप पहले से डिस्कस करके त्रिपुरा भवन के साथ वो लोग रहने का फैसिलिटी का इंतजाम कर सकते हैं, तो वो वॉकिंग करके हमारा इंस्टीट्यूट में आके ट्रेनिंग ले सकते हैं. सो दैट इज द थिंग, अनफॉर्चुनेटली रहने का खाने का फैसिलिटी नहीं है. अदर देन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, बेकरी, सीरियल्स, डेयरी, वो सब में हम लोग ट्रेनिंग इंडिविजुअल. ये whether it is required कि minimum 40% होना चाहिए for one batch. नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम. या मिनिमम मेरे ख्याल से मिनिमम 5 to 10 होने से भी हम लोग कर देंगे. ऐसा कोई ओके. बट एक को करना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है. नहीं ठीक है. But what about the NIFTEM in your Thanjavur facility? That is someone excellent. go there? Of course, Or we can go from the state also if SNA wants to go for some exposure visit. Yes, ma'am. Can Yes, they ma'am. go? Yes, ma'am. Yes, ma'am. निफ्टेम थांजावुर गुवाहाटी सेंटर तो बहुत छोटा है, बट निफ्टेम थांजावुर ऑफ कोर्स इज ए एक्सीलेंट स्टेट ऑफ द फैसिलिटी incubation and training center, and we are having center of excellence in each and every category. Center of excellence in green science, pulses, sensory lab. तो वहां में जाएंगे तो आपको सिर्फ प्रोसेसिंग का नहीं, अगर मान लीजिए किसी को टेस्टिंग का ट्रेनिंग लेना है, किसी को मशीनरी कैसे हैंडलिंग करना है, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट कोई फूड टेस्टिंग लैब बनाना चाहता है ना, तो फूड टेस्टिंग लैब में वो बहुत ही हाई एंड इक्विपमेंट होता है, GCMS, UHPLC या वगैरह वगैरह, बहुत हाई एंड. तो टेस्टिंग इक्विपमेंट कैसे हैंडल करना है या एनालिसिस कैसे करना है अदर देन प्रोसेसिंग, वो सब के लिए भी हमारा थांजावुर में ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि दैट इज द FSSAI
रेफरल लेबोरेटरी फॉर द साउथ इंडिया। तो वहां में So, जाएंगे तो ऑफ so कोर्स if बेटर we होगा। want to send some officials also, but they are for exposure visit to the incubation center, because we are in the process of setting up the incubation center. तो एक देखने को भी मिल जाएगा, then the procedures, Yeah. machineries, मेरे everything. ख्याल से मैम नॉट ओनली यू सेंड फॉर देखने के लिए, बट वो लोगों को ट्रेनिंग या मशीन कैसे हैंडल करना है उसके लिए भी भेजने से सबसे अच्छा फायदा होगा मेरे ख्याल से, है ना। देखने से तो याद नहीं And रहेगा, that will be for officials, it will be free of cost, or it is charged one. that I'll inquire with my HOD, yeah. then I'll tell you, because I am having your number also. I'll call you definitely. Please, please let me know the procedure, where to apply, how to apply, and what will be the financial these things, na? So we'll plan something. Yes, है ना? ma'am. Yes, ma'am. Thank you, thank you. Hello, Swapna ma'am. For any training and visit, you kindly email to the director, sir, and he will email you back regarding the financial thing, everything. Yeah. Okay, Our okay, director, sir. got it. Yeah. Yes. So one question is there from NCDC RO Guwahati. Minimum 1 crore turnover, one of the eligibility compulsory condition for collectives like cooperatives. Yeah, that is it is there in the guideline, and कि turnover इतना होना पड़ेगा and 3 years का experience होना पड़ेगा in dealing with that crop. If they are applying for expansion, I think तो so उसके लिए अगर ज़्यादा clarification चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मिनिस्ट्री से या नोडल एजेंसी से, यही है क्राइटेरिया। पार्टिसिपेंट्स अगर आपको पीपीटी चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट विजय रावत सर, आपको वो सेंड कर देंगे पीपीटी। मैं ईमेल आईडी चैट बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ विजय रावत सर की, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं पीपीटी के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है, काइंडली रेज योर हैंड। आप चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। हम सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपके कोई भी सवाल है या फिर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज अपना सवाल इस सेशन में पूछिए, क्योंकि हमारे साथ स्टेट ऑफिशियल के साथ में हमारे स्पीकर भी अभी बने हुए हैं। आपका कोई भी सवाल है आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक हैंड का साइन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप चैट बॉक्स में भी अपना सवाल लिख सकते हैं। फॉर पीपीटी आप विजय रावत सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, एनसीडीसी आरओ प्लीज। I think no. Is there any question? Yes, there is a question from Biplab Majumdar. I request him to please unmute the mic and ask the question directly. आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जी सर, अपना सवाल पूछिए। बिप्लब मजूमदार, प्लीज अपना सवाल पूछिए। जी So one query is there from Mohammed Gulfam. There is one inquiry of maximum subsidy in group applicant. Maximum subsidy in Group applicant. for FPO FPC? Yes, sir.
हाँ, दिस इज अप टू 3 करोड़ मैक्सिमम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम विप्लव मुजुमदार है। मैं रीजनल कोऑर्डिनेटर बेसिक स्पीशीज सोसाइटी लिमिटेड, मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ सर। ओके सर। एक्चुअली सर, यह जो एसएचजी के लिए जो सीड मनी है 40,000 जो है वो एफआईजी और पीजी के लिए होगा क्या? पीजी जो मेंबर होगा, एफआईजी या पीजी मेंबर? क्योंकि हमारा जो एफपीयू में हम लोग पीजी और एफआईजी बनाते हैं, फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप। बिल्कुल होगा, फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप भी होगा ना। दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कलेक्टिव, नो? यस। उस सबके लिए भी होगा, क्योंकि आप लोग एफआईजी बनाएंगे तो उसका भी रजिस्ट्रेशन है ना? ठीक है, तो इसके लिए सर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सेम चीज जैसे कि मैंने बताया, जो ग्रुप एंटरप्रेन्योर जो अप्लाई कर रहा है एफपीओ, एफपीसी, एसएचजी, सेम प्रोसेस में आपको थ्रू डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन जाना है। फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप जो है क्लस्टर बेसिस पे बन रहा है ना, so they are also as a organizations like groupings like FPO, FPC, so definitely they also can help, they can apply। तो आपको थ्रू डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन आप लोगों को जाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। उसमें आप लोगों को लोन का कंपोनेंट जो है 10% आपको अरेंज करना है, और जो आपको डीपीआर रेडी करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। उसमें भी मैक्सिमम बताइए। ये जो 40,000 है वो क्या ग्रांट है या लोन है सर? एसएचजी के लिए? हाँ सर। एसएचजी के लिए पर मेंबर एसएचजी मेंबर 40,000 सीट कैपिटल असिस्टेंस है। अच्छा, ये हाँ, पर मेंबर है ये। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो, अच्छा आपका और एक चीज है, ये तो पर मेंबर का बात है। मान लीजिए एक एफआईजी वाइज, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप वाइज आप लोग कॉमन एक ये प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहते हैं, है ना? उसमें भी आपको 35% तक का आपको सब्सिडी मिलेगा, अप टू मैक्सिमम 10 लाख तक का, एसएचजी वाइज, अदर देन जो सीट कैपिटल असिस्टेंस 40,000 है। Thank you, sir. Next question is from Saiket Dhar ICCOA ID. I request him to please ask the question. हेलो सर, विकदर बोलो इक्वा से। हेलो जी जी सर। हाँ सर, पूछ रहा था जैसे हम लोग का तो एपीयू है। आप लोग एफपीओ है। बना सकते हैं। आपका डिस्टरबेंस हो रहा है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप एक बार अपना सवाल रिपीट कीजिए। हेलो जी बोल रहा था मैक्सिमम मतलब कि कितना प्रोजेक्ट में मैक्सिमम कितना कर सकते हैं हम लोग? एफपीओ एफपीसी के लिए ना एसएचजी के लिए? सर हम लोग का एपीयू है, इसमें तो एफआईजी है। एफआईजी वाइज कर सकते हैं या एपीयू वाइज कर सकते हैं? एफपीओ वाइज तो मैक्सिमम 3 करोड़ तक मिलेगा ना, जैसे कि अभी। हाँ, मैक्सिमम 3 करोड़ तक मिलेगा। मैक्सिमम 3 करोड़ तक ना? हाँ। अच्छा, और एफआईजी वाइज करने पे? एफआईजी फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप ना, इसमें हाँ यही एफआईजी का मतलब सर ऐसे होता है। सर एक सेकंड मैं बोल देता हूँ। एक्चुअली हम लोग का ऐसा होता है, एफआईजी को कुछ एफआईजी एक साथ करके एक एपीयू बनता है। ठीक है, एपीयू में एफआईजी वाइज से लोग। देखिए, ये चीज तो क्लियर है कि एसएचजी को अगर अप्लाई करना है, एसएचजी को अगर अप्लाई करना है तो एसएचजी को पर एसएचजी मेंबर वाइज 40,000 सीट कैपिटल ग्रांट मिलता है ना? और अगर एज ए एसएचजी नहीं सर, हम लोग का एफआईजी बोल रहा था। एफआईजी होता है हम लोग का एपीयू। फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप 3-4 मिला के आपका एफपीओ होता है ना? दैट मीन्स मोर देन होता है। अच्छा बोलिए सर। एफपीओ का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो लार्ज है देन एफआईजी, है ना? अच्छा, तो उसमें एफपीओ को तो डेफिनेटली 3 करोड़ तक मिलता है, लेकिन एफआईजी को कितना मिलता है अगर मैं थोड़ा से बोलूं, मेरे को भी थोड़ा डाउट है इसमें। एफआईजी
हो सकता है एफआईजी को 3 करोड़ मिले या वो एसएचजी कैटेगरी में काउंट होगा। इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप नोडल एजेंसी से बात करने से वो बेहतर होगा, है ना, जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। मेरे ख्याल से एफआईजी अगर एसएचजी से तो ऑब्वियसली बड़ा है लेकिन एफपीओ से छोटा है, तो उसको दे भी सकता है 3 करोड़ तक। नोडल एजेंसी से ये चीज क्लियर कर लीजिए। बाकी जो प्रोसेस है डीपीआर बनाना और अप्लाई करना वो सेम प्रोसेस ही है। जैसे जैसे जे- जैसे मैं गोमती डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। गोमती डिस्ट्रिक्ट में मतलब किसके साथ बात करना है सर? त्रिपुरा का गोमती डिस्ट्रिक्ट का जो एपीओ है वो इक्वा का वो सब मैं देखता हूँ, तो उसमें किसके साथ बात करना है सर? गोमती डिस्ट्रिक्ट में ये थोड़ा 1 मिनट रुकिए आप, मैं check कर रहा हूँ। यस सर। यहाँ में तो दिया नहीं है, लेकिन आप डिप्टी डायरेक्टर सर से बात कर सकते हो या मैडम से बात कर सकते हो, एडिशनल डायरेक्टर, तो दे विल क्लियरिफाई ना गोमती में किसको असाइन किया गया है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। ओके, एक्चुअली सर यहाँ पे नंबर नहीं मिल रहा था, आपने जो स्क्रीनशॉट दिया था आप हेल्पलाइन यहाँ का। से ले लीजिए, अभी दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Swapna सर ma'am, इसको can you clarify this answer? श्योर। Yeah, please repeat it again. Huh? What was the question specifically? सर अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम बोल रहा चाह रहा था, एक्चुअली हम लोग के गोमती डिस्ट्रिक्ट में अगर इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए बात करना है तो किसके साथ बात करना है? यहाँ पे जो हेल्पलाइन में उसमें गोमती डिस्ट्रिक्ट का नहीं, दिस इज द कोई या मतलब ये तो हेड ऑफिस का है। अगरतला में जो ऑफिस है स्टेट नोडल एजेंसी का है, बट डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे डीआईसी है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, देयर इज वन जनरल मैनेजर। गोमती में भी डिस्ट्रिक्ट में भी देयर इज वन जनरल मैनेजर मिस्टर Devabrata Sengupta. So you can talk to Devabrata Sengupta and talk to him about the PMFME. They are well aware. There are also DRP, District Resource Person. तो एक बार सेनगुप्ता सर से आपका बात हो जाएगा, देन वो डीआरपी को भी आपको पहचान में आ जाएगा, देन ही विल गाइड यू अकॉर्डिंगली, जो भी डीआरपी है उधर, है ना। यू ओके गो एंड मीट द मैम प्लीज जनरल मैनेजर। या हर ओके एक मैम प्लीज डिस्ट्रिक्ट में सबके शेयर द इंफॉर्मेशन के लिए, नंबर। या सबके इंफॉर्मेशन के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा डीआईसीज है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, वहां पर जो जीएम है उनको पता है, दे नो, दे हैव गॉट ट्रेनिंग आल्सो अंडर दिस स्कीम। मिनिस्ट्री से भी उनको ट्रेनिंग दिया गया है। वो हमारा डिस्ट्रिक्ट नोडल डीएनओ है, ये तो एसएनए का है, स्टेट नोडल एजेंसी का है, बट डीएनओ का भी वही है, जेएम डीआईसी। सो यू कैन कॉन्टेक्ट देम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। अगर उधर नहीं मिलेगा सोल्यूशन, देन यू कैन कम टू द स्टेट ऑफिस, है ना। ओके ओके मैम प्लीज वन रिक्वेस्ट प्लीज मैम, प्लीज प्रोवाइड द नंबर प्लीज, आप यू गो बिकॉज देयर इज फिजिकली, आप एक बार जाके फिजिकली उनसे मिलिएगा। हाँ, फोन करके नहीं होगा। यू गो टू हिम, यू गो टू द ऑफिस। अगर सर तो बिजी रहेगा, फील्ड में गया है, कोई अगर होगा तो नेक्स्ट पर्सन जो भी होगा उनसे मिल लीजिएगा, ठीक है ना। सबका नंबर नहीं होता ना सर ओके हमारे पास, तो आपको जाके मिलने से नंबर मिल जाएगा। या फिर भी यू कैन कॉन्टेक्ट एनी वन ऑफ दिस ना। जनरल मैनेजर जीएम वेस्ट का नंबर है, जीएम साउथ भी है, जीएम खोवाई है, बाकी का नाम इधर ये 2 3 आई थिंक इट शुड बी देयर। लेट मी चेक। बाकी जो ये सीनियर इंस्ट्रक्टर है ना, अभिजीत एंड सजल सरकार, जो है इनका नंबर है, आप इनसे भी बात कर सकते हैं, है ना। यू टॉक टू एनी वन ऑफ दिस नंबर ओके फॉर द क्लैरिफिकेशन, दे विल गिव यू ओवर फोन। हाँ, ओके थैंक यू वेरी मच। और क्वेश्चन मैम, सबसे एफआईजी में मतलब कितना मैक्सिमम प्रोजेक्ट में कितना डाल सकते हैं अमाउंट?
That will be as per guideline. गाइडलाइन में क्या लिखा है? अगर गाइडलाइन में कुछ नहीं लिखा है, यू टॉक टू द कंसर्न जो सीनियर इंस्ट्रक्टर हमारा इधर है ना, इनसे बात कर सकते हैं, या ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर सुपर्णा है, उनसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके मैम, थैंक यू हाँ सो मच, हाँ थैंक यू हाँ। सो मच। Next, we have a question from Muhammad Gulfam. As he raised the hand earlier, I request Muhammad Gulfam to please unmute the mic and ask the question. जी अपना सवाल पूछिए सर। सर मेरा एक तो सवाल है कि एफपीओ के केस में भी 35% सब्सिडी मिलेगी क्या? यस सर, आप तो मैक्सिमम 3 करोड़। मैक्सिमम सर, लेकिन गाइडलाइन में कुछ शायद अमेंडमेंट हुआ है, क्योंकि मैं अभी वेबसाइट देख रहा था, वहाँ पे एफपीओ के केस में लिखा हुआ है, एफपीओ और इंडिविजुअल के केस में, कि मैक्सिमम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक ही मिलेगी। ना इंडिविजुअल के लिए 10 लाख मिलेगा ना। एफपीयू के लिए जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है, उस केस में तो 3 करोड़ तक मिलेगा। नहीं, मैं एक एफपीओ अगर नई यूनिट लगाना चाहता है अपनी एफपीओ में, तो मैं अभी वेबसाइट देख रहा था, तो वहां पे दिखा रहा है वो क्रेडिट लिंकेज सब्सिडी फॉर एफपीओ, सॉरी, ग्रुप एंड इंडिविजुअल कैटेगरी। ये 35% सब्सिडी होगी और मैक्सिमम सब्सिडी जो है वो 10 लाख तक ही मिलेगी बस। वो इंडिविजुअल के लिए होता है सर 10 लाख, लेकिन ग्रुप कैटेगरी में आप लोग अप्लाई करेंगे एफपीओ एफपीसी, खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मान लीजिए आप लोग प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, या मान लीजिए आप कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर ये सब लगाना है, तो आपको वो ज्यादा मिलेगा ना, 10 लाख से नहीं होगा ना उसके लिए। सर, मैं शायद कुछ अमेंडमेंट हुआ है सर गाइडलाइन में, क्योंकि मैं अभी भी वेबसाइट देख रहा था और मैंने 2-3 एफपीओ का अप्लाई भी किया था। तो वहाँ पे जैसे ही हम क्रेडेंशियल लॉगिन करते हैं, अपने होम पेज पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी ऊपर एक टैगलाइन चलती रहती है कि 10 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी एफपीओ को, न्यू कोई भी न्यू यूनिट डालने के लिए। शायद कुछ अमेंडमेंट हुआ है, एक बार इसको मेरे ख्याल से चेक करना चाहिए सर। मेरे पास भी गाइडलाइंस है, मैं ये अभी भी वेबसाइट पे बिलिंग हो रहा है सर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे क्रेडिट लिंक सब्सिडी करके एक मेन्यू है सर वहाँ पे। ये देखिए गाइडलाइंस है, मैं दिखा रहा हूँ गाइडलाइंस। सर मैंने भी गाइडलाइन पढ़ी हुई है। वहाँ पे इंडिविजुअल के लिए पहले अलग था, ग्रुप कैटेगरी के लिए अलग था, लेकिन अभी शायद कुछ अमेंडमेंट हुआ है गाइडलाइन में, तो मैं बस वही क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये लेटेस्ट गाइडलाइन है सर। तो इसमें क्या देखिए, ग्रुप कैटेगरी है ना, 5 नंबर में आ गया ग्रुप कैटेगरी, उसमें वो ठीक है सर, वो मैंने भी पढ़ी हुई है वो। ये देखिए, हाँ, ये मैक्सिमम टर्नओवर शुड बी 1 करोड़ एंड दे शुड हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। और इसमें क्या है 30 कोई नहीं सर, मैंने ये ना गाइडलाइन में तो ठीक है वो 10 लाख मैक्सिमम नहीं है। एसएचजी के लिए ना सर, देखिए एसएचजी, अगर एसएचजी कैटेगरी में है तो 10 लाख है ना। नहीं, देखिए एसएचजी की नहीं बात कर रहा सर, मैं एफपीओ की बात कर रहा हूँ। एफपीयू के लिए है, एफपीयू के लिए है वो 10 लाख नहीं है। एफपीयू के लिए आपको 35% मिलेगा, आपको 3 करोड़ ग्रुप कैटेगरी में। लेकिन सर वहाँ पे मैं वेबसाइट अभी देख रहा था, तो वहाँ पे दिखा रहा है कि मैक्सिमम 10 लाख सब्सिडी है और अपग्रेडेशन ऑफ यूनिट के लिए। एसएचजी के लिए है 10 लाख। नहीं सर, वहाँ पे इंडिविजुअल और पार्टनरशिप एफपीओ, एनजीओ, कोऑपरेटिव्स, एसएचजी सब लिखा हुआ है वहाँ पे। आप क्रेडिट लिंक सब्सिडी देखेंगे तो मिनिस्ट्री का अमेंडमेंट हुआ है सर। मिनिस्ट्री ये गाइडलाइन जो आप दिखा रहे हैं, वो मैंने भी पढ़ी हुई है पूरी गाइडलाइन। अच्छा, वहाँ पे तो उसमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि मैक्सिमम 10% ग्रुप कैटेगरी के लिए है, वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। लेकिन यहाँ पे कुछ शायद अमेंडमेंट हुआ है गाइडलाइन में, तो वही मैं क्लेरिफाई करना चाह रहा था एक बार आपसे। नहीं, जितना लेटेस्ट में हो 35% है, अप टू 3 करोड़ फॉर द एफपीएफसी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। लेकिन वो एसएचजी, अगर क्यूमुलेटिव ग्रुप एसएचजी हो तो उस केस में 10 लाख तक देता है, क्योंकि एसएचजी का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है वो कम होता है ना, बट एफपीयू के लिए ज्यादा होता है जितना
गाइडलाइंस में है अभी तक का। अगर अमेंडमेंट्स हुआ है अभी, ये रिसेंट है कि नहीं तो पता नहीं। हाँ ठीक ये है, मैं गाइडलाइंस चेक करता हूँ। इसीलिए गाइडलाइंस मैंने आपको दिखाया, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ना नहीं आपको। गाइडलाइन सर, क्योंकि मैं भी वही चेक करना चाह रहा था, क्योंकि गाइडलाइन में तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि मैक्सिमम 10 लाख मिलेगी एफपीओ के लिए। नहीं है ना, देखिए अगर वेबसाइट जो होता तो मैं यहाँ अभी, में दिखाई देता। वेबसाइट नहीं सर, वेबसाइट पे है, आप देखिए वहां पर। आप एक बार वेबसाइट शेयर कीजिए, मैं आपको दिखाऊँ कहाँ पर है वो। वेबसाइट शेयर करूँ? हाँ हाँ सर, वेबसाइट पे है, आप देखिए एक बार। अभी जहाँ पे आप क्रेडेंशियल लॉगिन कर रहे थे ना, हाँ हाँ हाँ, पीएमएफएमई की वेबसाइट, वहाँ पे आप देखिए। ये ओके, रुकिए मैं शेयर करता हूँ आपसे। हम्म। सर वही मुझे बस क्लैरिफाई करना था, क्योंकि गाइडलाइन में तो ऐसा कुछ है नहीं। ये वाला वेबसाइट का बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ सर, इसमें नीचे जाइए आप, एक बार सर होम पेज पे आइए। ओके ओके। आप ये पीएमएफएमई के पोर्टल पे चले गए, आप होम पेज पे आइए, एमओएफपीआई के। एक मिनट। एमओएफपीआई का होम पेज में ना? हम्म, अच्छा आया, बताइए अभी। हेलो। 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 यस सर। हाँ, उनका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, उन्होंने कुछ बोल रहा था कि अमेंडमेंट हुआ है। कहाँ में वो नोटिफिकेशन आ रहा है? यस सर, सॉरी मैं कहाँ पे? अनम्यूट नहीं कर पा रहा था सर। इस पे नीचे जाइए वेबसाइट पे आप, हाँ गया। सेम वेबसाइट पे नीचे जाइए। सर ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्रेडिट लिंक सब्सिडी। इंडिविजुअल यही वाला प्रोपोगेशन पार्ट सर, पार्टनरशिप यहाँ पे एफपीओ देखिए। एफपीसी। वो तो वैसे ही दिया है, इन जनरल दिया है, मेन तो गाइडलाइंस में है ना। नहीं सर, ये गाइडलाइन नहीं बेसिकली था ये। ये बेसिकली इंडिविजुअल के लिए रेफर कर रहा है, एक साथ दे नहीं दिया सर, एफपीओ एफपीसी। नहीं सर, उसमें ओब्लिक लगाया हुआ है, देखिए, एफपीओज, एनजीओज, कोऑपरेटिव्स, एसएचजीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो सर उसमें उसका एक ही सॉल्यूशन है। देखिए आप बोल रहे हो कि एफपीओ को भी 10 लाख तक मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि एफपीओ को 10 लाख, क्योंकि एफपीओ जो प्रपोज करेगा कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो 10 लाख में होता नहीं है ना। मान लीजिए कोई वैल्यू चेन में पूरा कोल्ड चेन या स्टोरेज यूनिट लगाना या प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है, वो 10 लाख में, क्योंकि एफपीओ का ऑपरेशन इंडिविजुअल से ज्यादा बड़ा होता है ना। नहीं तो वो अगर मान लीजिए, ठीक है सर। हाँ मान लीजिए इसमें अगर डाउट भी हो तो मिनिस्ट्री को कॉल कर सकते हैं या नोडल एजेंसी, बाद में पता कर सकते हैं ना कि एफपीओ को सिर्फ 10 लाख देते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से लगता नहीं कि एफपीओ को 10 लाख में ऑपरेशन होता है। हाँ, क्योंकि ना दो जगह मैंने देखा, ये एक तो यहाँ पर भी हम्म। दिखा रहा है क्रेडिट लिंक सब्सिडी में, दूसरा हम जब किसी भी एफपीओ को ग्रुप कैटेगरी में रजिस्टर करते हैं पीएमएफएम स्कीम के एप्लीकेशन के लिए, तो वहाँ पे भी एक टैगलाइन चलती रहती है रेड कलर से। तो मान लीजिए मैं यही, सर एफपीओ कोई कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है ना, बड़ा प्रोसेसिंग फैसिलिटी, एंड दे विल बी given this facility for on rental basis to other also for use, no? So that facility cannot be created with minimum 10 lakh subsidy, no? नहीं है, अगर राइट 30 राइट। 30 लाख का अगर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो और अगर 35% सब्सिडी मिनिमम मैक्सिमम 10 लाख मिले, उसमें ये टोटल 30 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट में ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो नहीं सकता मेरे ख्याल से। अगर उसको नहीं, शायद क्लेरिफिकेशन कुछ करना है है ना सर, क्योंकि तो ये भी, क्योंकि या मैंने दो जगह ये देखा, गाइडलाइन में अलग है, यहाँ पे अलग है, तो एक या बार ये कुछ ना तो चेक करना आप पड़ेगा। सर कौन सा स्टेट से हो, त्रिपुरा या आप अंडमान से? मैं सर त्रिपुरा स्टेट से हूँ सर। हाँ, तो वहीं नोडल पे एजेंसी हमारी क्या एफपीओ बोल है। रहे हैं? नोडल एजेंसी क्या बोल रहा है, या मिनिस्ट्री से आपने कांटेक्ट किया कि एफपीयू के लिए 10 लाख है कि नहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं है, एफपीयू के लिए ज्यादा है। नोडल एजेंसी कोई क्लेरिफिकेशन दिया? नहीं, अभी सर हमारी ना एफपीओ नहीं है, तो हम प्लान कर रहे हैं कि एफपीओ के लिए आप पूछिए ना सर, आप पूछिए, अप्लाई करें। आपका आप जो डिस्ट्रिक्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो रिसोर्स पर्सन है,
वो लोगों से कांटेक्ट करने से वो क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, मेरा मैंने ख्याल वहाँ से पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने डीआरपी से भी कनेक्ट करने की कोशिश की, क्या बोला? तो वो भी बोल रहे हैं कि इसको चेक करेंगे एक बार। हाँ, चेक करेंगे। हाँ हाँ, क्योंकि वो लोगों ने लेकिन उसको अप्लाई वही करने चेक में किया। मदद करता है, तो मेरे ख्याल से एफपीयू के लिए ज्यादा होगा। थोड़ा ठीक है देख सर, एक लीजिए बार सर, चेक कर लेते हैं इसको। अपना रिसोर्स पर्सन से देख लीजिएगा अपना डिस्ट्रिक्ट का। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कुछ सवाल? So one question is there from Shraban Sarkar. So what is the procedure for training on FP for individual farmers and FIG or PG level of FPU? What is the procedure for? Training on FP for individual farmers and FIG or PG level of FPU. प्रोसीड्यूर तो वही है ना कि देखिए, जो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है, जैसे कि निफ्टेम हो गया या सीएसआर, हम लोग तो मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दे दिया, मास्टर ट्रेनर आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल रिसोर्स पर्सन को दे दिया। अभी आप लोगों को एज ए इंडिविजुअल आपको अगर ट्रेनिंग लेना है तो रिसोर्स पर्सन से आपका डिस्ट्रिक्ट का कांटेक्ट करना है। हो सके रिसोर्स पर्सन आप लोगों को डायरेक्टली ट्रेनिंग देगा। अगर रिसोर्स पर्सन डायरेक्टली ट्रेनिंग नहीं देता है तो रिसोर्स पर्सन क्या करेगा, आपको जो आपका स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है अंडमान में या त्रिपुरा में, वो स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में लेके जाएगा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। अगर मान लीजिए जैसे कि मैडम बताया कि स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी अगर मान लीजिए कोई फैसिलिटी अच्छा नहीं है तो डायरेक्टली आप निफ्टेम में या सीएफटीआरए में वहां में भी जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अगर रिसोर्स पर्सन या आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो वहां में भी सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं हो सकता है तो स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहां में अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो डायरेक्टली हमारे पास भी आ सकते हैं, है ना, निफ्टेम में या सीएफटीआरआई में या जो भी इंस्टीट्यूट हो। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है? पार्टिसिपेंट्स अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। Priya, I think there is no further queries. Okay, Meenakshi. Can we end this session? Vijay Rawat sir? Vijay sir, can we end this session? Yes, we can end the session because Pooja's not there to deliver the presentation on this credit guarantee scheme. Yeah, we can end this session, right? Okay. Thank you so much, Gautam sir, for this wonderful session. I hope आप सभी को समझ आया होगा कि पीएमएफएमई स्कीम कैसे अप्लाई करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आगे पूछना है, तो आप विजय रावत सर से पीपीटी के लिए ले सकते हैं या मीनाक्षी से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड और स्वप्ना मैम है और डायरेक्टर सर, डिप्टी डायरेक्टर अंडमान निकोबार के हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you everyone for joining this session. Thank you so much. भाई आजकल काफी व्यस्त दिखते हो। हाँ भाई, मैंने फूड प्रोसेसिंग का अपना काम शुरू किया है। वो कैसे? प्रधानमंत्री एफएमई योजना की मदद से, जिससे मुझे मिला 35% सब्सिडी वाला सस्ता लोन और तकनीकी सहायता भी। मैंने अपने साथ गांव के कई किसानों को भी जोड़ लिया है। सच में सबका विकास की प्रधानमंत्री जी की ऐसी ही सोच से हम सबको मिल रही है मदद और अवसर। वाह भाई, मैं भी इस योजना का लाभ लेना चाहता हूँ। तो आज ही पीएमएफएमई पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन करो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू पीएमएफएमई स्कीम के साथ अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है।